अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और फिर एक ई क्विज भी दिया था, दोनों हो गए? पक्की बात है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितने पे आ रही है उसमें, जो मैंने क्लास में दिया था होमवर्क? 5 लाख रुपए पे, 5.25 पे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कितने पे आ रही है? 5.25 पे। दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। ओसीआई कितना पड़ा हुआ है? 100,800। ये आपका ओसीआई का बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि मॉडल था उसमें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। क्लियर है? चलें जी, आज हम कर लेते हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। मतलब बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपकी बेसिक बनी हुई है। मुझे एक बात बताएं, जब आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करेंगे, आज हमें डेट सिक्योरिटी शुरू करनी है, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में इनिशियल जो आपकी रिकॉग्निशन है वो होगी ओनली एट फेयर वैल्यू। अच्छा, तो सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या होगा? एक्सपेंस आउट। रीजन है, वो कहता है भाई आप जब लॉन्ग टर्म के लिए रख ही नहीं रहे तो बिला वजह इसको उसमें चिपका के रखने की कोई नीड भी नहीं है। खरीदोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एट योर पीरियड कॉस्ट, यानी आपकी पीरियड की कॉस्ट है, दैट्स इट। खरीदा एक्सपेंस आउट, खरीदा एक्सपेंस आउट, क्योंकि आप ऐसे रोजमर्रा के काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपका मॉडल क्या है? हेल्ड फॉर सेल। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, इतनी सारी सिक्योरिटीज पे इतनी सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैनेज करना, कैपिटलाइज करना। तो इससे अच्छा एक ही हल है इसका, क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है? तो हमने कहा इस सवाल में वो कहता है कि भाई आपके पास 2500 शेयर आपने एक्वायर किए जनवरी 1 2019 पे, फेयर वैल्यू पर शेयर दी गई है जनवरी 1 2019 पे कितनी? 23 रुपीज पर शेयर। तो हमने कहा कि भाई अगर मैं यहां पे जनवरी 1 2019 लिखूं, यहां पे फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 23। अच्छा जल्दी से बताओ, इसमें कोई ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी हुई है? ये रही भाई, ये रही 2%। तो मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर 2% कितना आता है? 2% ऑफ 23, 0.46। तो आपने कहा एक शेयर 23.46। सर अभी तो आपने कहा था कैपिटलाइज नहीं करेंगे। भाई ये तो मैंने टोटल अमाउंट निकाली है दैट आई हैव टू पे पर शेयर। तो मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने कहा भाईजान बैंक आप करें क्रेडिट 23.46 इंटू 2500 से, कितना आता है? 58650 58650 बस। ओके जी, आपने कहा आपने यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कितने से? आपने कहा भाई 0.461150। आपकी इन्वेस्टमेंट 500, ये आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे ये कैरी हो रही है ओनली फेयर वैल्यू पे। तो सर इस मॉडल में और उस मॉडल में एक बेसिक फर्क है, वो क्या है? कि यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लॉजिक है यार उसके पीछे, क्योंकि वो कह रहा है कि जब आप मुझे कुछ भी पीएनएल में लेके नहीं जाने दे रहे तो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों पीएनएल में लेके जाऊं? ये कौन सा मॉडल कह रहा है? ओसीआई। यहां पे कह रहा है सब पीएनएल में, तो उसको खरीदने के लिए जितने खर्चे हैं वो भी पीएनएल में। तो हमने क्या किया, उसको सीधे सीधे एक्सपेंस आउट कर दिया। यहां तक कोई मसला? चलें जी, अब हमने कहा कि सर इसके बाद वो कह रहा है 31 दिसंबर पे इसकी प्राइस चल रही है 31.5, पर उससे पहले कह रहा है कि अगस्त में हमें डिविडेंड मिला है, कितने का? 3 रुपए पर शेयर का। तो मुझे आप एक बात बताएं, मैं यहां पे एक एंट्री बनाऊंगा अगस्त में, हाँ जी, बैंक हो जाएगा डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, कितने से भाई? 7,500 से। तो सर उसने सिर्फ आपको डिविडेंड दिया होगा, सबको? तो आपने सबका रिकॉर्ड किया ही अपना, क्योंकि आपके सिर्फ 2500 शेयर्स हैं, वो ये रहा आपके सामने। अच्छा अब आप आ जाते हैं भाई 31 दिसंबर 2023 पे।
23 कह रहे हैं हम, ये है 2019। अच्छा अब मुझे बताओ इस दिन पे फेयर वैल्यू कितनी है? आपने कहा 31.5, हमने यहां पे लिख दिया 31.5। अच्छा अब आप इसको पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू पे लेके आएंगे। ओल्ड वैल्यू कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितनी है? 23 ओनली। सर पहले तो आप 23 पॉइंट समथिंग से कंपेयर करते थे क्योंकि रखी हुई उस पर होती थी। अभी आपने इन्वेस्टमेंट में कितने का इंपैक्ट डाला है? 23.46 का या ओनली 23? तो हमने ये कहा कि भाई यहां से यहां तक के सफर में आपको गेन हो गया 8.5 का पर शेयर। हमने इसको 2500 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 21,250। तो आपने कहा कि भाई 31 दिसंबर पे जल्दी से बताओ आपने एंट्री की इन्वेस्टमेंट, डेबिट और पीएनएल में फेयर वैल्यू गेन 21250, क्योंकि ये मॉडल का नाम क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू एंड एवरीथिंग हैज टू गो टू पीएनएल। क्लैरिटी है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से। फिर हम डेट सिक्योरिटीज पे चलते हैं। अभी बता देता हूँ कि जरा देखिए हमने अभी किया क्या, हमने ये कहा कि भाई जब फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई होता है ना, तो वो कहता है कि भाई जब आप मुझे कुछ भी पीएनएल में लेके नहीं जाने देते तो आप मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में डालने का ना कहें। तो हम वहां पे क्या किया करते थे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते थे इन्वेस्टमेंट में व्हेन वी वर एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल। क्लियर है किसी यहां तक? यहां पे मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे तो करूंगा बट उसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा, उसको एक्सपेंस आउट करूंगा, क्योंकि यहां पे हर चीज कहां जानी है? पीएनएल में। क्लियर है? तो ये एक फर्क आ गया हमारा। सही है। फिर हमने कहा कि रिपोर्टिंग डेट पे जब मैंने इसको वैल्यू किया तो वैल्यू चली थी 31.5 की, तो मैंने कहा अब मैं 23.46 से कंपेयर करूंगा या 23 से कंपेयर करूंगा? 23 से, बिकॉज आप कैरी कितने पे कर रहे थे? 23 पे। तो ये बेसिक फर्क है दोनों मॉडल्स में, और इसका जो भी गेन या लॉस होगा वो आप कहां भेज देंगे? पीएनएल में। क्लियर है? एक मासूमाना सवाल पूछें। हाँ जी जल्दी पूछें, एक मासूमाना सवाल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हम वहां से भी तो माइनस कर सकते थे ना, कहां से माइनस कर सकते थे? जल्दी बताओ, वहां कहां से? ये मासूमाना सवाल तो है बट कहां से माइनस कर सकते थे? क्या जरा ये बताएं। माइनस तो होगी नहीं ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? ऐड होगी। ओसीआई से माइनस कर सकते थे? नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं बनी ना भाई। मुझे आप एक बात बताएं, आप एक चीज को खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं तो आपकी जेब से कैश चला गया तो कैश हो गया क्रेडिट। अब आपने ये सोचना है डेबिट क्या करूं? डेबिट ओसीआई में करने का मतलब है कि आप इस एक्सपेंस को ओसीआई में बुक कर रहे हैं, जबकि ये ओसीआई से रिलेट ही नहीं करता। इसके सारे, तुम लोग मुझे बताओगे, लॉजिक लगाते हैं, इसके सारे गेन्स या लॉसेस कहां जाएंगे? पीएनएल में। तो इससे रिलेटेड खर्चा भी कहां जाएगा? पीएनएल में। इससे पहले वाले मॉडल में आओ, इससे पहले वाले मॉडल में सारे गेन्स या लॉसेस कहां जाते हैं? ओसीआई में। तो वो कहता है कि भाई आज आप एक काम करें, इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने की जगह इन्वेस्टमेंट में पार्क करें। तो जब आप मार्क टू मार्केट करेंगे रिपोर्टिंग डेट पे तो ये उसमें खुद नेट हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे लिए कैलकुलेटर निकालो, तसव्वुर करो कि ये मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। तसव्वुर करो, हम इसको ग्रीन से कर लेते हैं अभी। तसव्वुर करो ये मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू। तो आप 2500 से मल्टीप्लाई करें, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है?
650, ये आ गई इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर ये कौन सा मॉडल है, OCI, क्लियर है, सही जी, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, लिख देते हैं यहां पे। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे रिपोर्टिंग डेट के ऊपर ये शेयर कितने का है। अच्छा, अब रिपोर्टिंग डेट पे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा ना, क्योंकि खरीद और बेच तो रहा नहीं हूं, सिर्फ मार्क टू मार्केट कर रहा हूं। अब प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे ये बताएं कि अब मैं किससे कंपेयर करूंगा। अच्छा, वेरी गुड। अब 23.46 और इसको कंपेयर करो 8.04, 8.04 को 2500 से मल्टीप्लाई करो, 100, ये आपके पास क्या आ गया, गेन आ गया। कहां फेंकोगे इसे, OCI में फेंकेंगे। अब जरा फर्क है, प्लीज सुनिएगा इधर ना, आप लोगों को ये तो चीज सिखा रहा हूं मैं। 100 का गेन आया OCI में, जबकि फेयर वैल्यू थ्रू PNL में कितना गेन आया था, 21। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 21250 में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करें। सेम आ गया। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं ना, तो अब भी ये कितना आ रहा है, 20। आपको समझाने का मतलब क्या है, यहां पे 20100 PNL में पड़ा हुआ है, यहां पे 20100 कहां पड़ा हुआ है। दैट इज द डिफरेंस बिहाइंड दीज टू मॉडल्स। जब वहां पे आपने डे 1 पे उसको कैपिटलाइज किया ना, तो कॉस्ट ज्यादा हो गई और फेयर वैल्यू गेन क्या हो गया, तो वो OCI में नेट हो गया, वो OCI में। तो क्या ये बात को तस्लीम कर पा रहे हो कि ये जो 0.46 पर शेयर की कॉस्ट है वो OCI में नेट हो गई, होनी भी कहां चाहिए थी, OCI में, क्योंकि मॉडल कौन सा था, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो वो कहता है दैट इज द रीजन बिहाइंड, मैं कह रहा हूं आज उसको कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि जब इसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली OCI में नेट हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो आप चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI से देखें या फेयर वैल्यू थ्रू PNL से देखें, आपको यह समझ आना चाहिए कि दोनों के मॉडल्स में गेन में फर्क नहीं है, जगह में फर्क है। एक में जगह क्या होगी, OCI, एक में जगह क्या होगी, PNL, और PNL से कहां जाएगा, रिटेन अर्निंग, यहां पे कहां जाएगा, रिजर्व में। तो बस ये दो फर्क हैं। क्लैरिटी है भाई खिजरा। अब ये मासूमाना सवाल क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। ये जो मासूमाना सवाल था वो हमने क्लियर कर लिया। अब ये मैंने आपको पूरा खोल खाल के मॉडल सामने रख दिया। चलें जी, अब सवाल कॉपी करना तुम लोगों ने, नहीं ना, ये देख लो बस इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये कॉपी कर लें। अच्छा, इन दोनों का कंपैरिजन लाजमी कॉपी कर लेना, जैसे मैंने किया हुआ है, कि आपको ये याद रहे कि OCI और PNL में दोनों में गेन क्या होता है, सेम, सिर्फ जगह का फर्क है। और आपको मैंने पहली क्लास में लॉजिक दी है इसमें कि जगह का फर्क इसलिए होता है ताकि आप मैनिपुलेशन ना कर पाए। इन्वेस्टमेंट निकालते हुए कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे शेयर से, नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालते हुए पर शेयर की कॉस्ट को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं ना उमर। ऑडिट में सबको ऐसा डर लगता है, फिजिकल क्लास और लाइव क्लास लेते हैं, यहाँ भी 100 150 बच्चा ऑनलाइन। अकाउंटिंग में एक बार झटका लगता है ना, तब सही होता है बच्चा। लाइव का अच्छा, ऑडिट तो एक्सेप्शनल है ना, उसमें तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है लाइव के अलावा, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग पर गए तो आप फिर कभी अपनी ड्राफ्टिंग नहीं चेक करा पाएंगे, और ना मैं करूँगा, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे आप देखते हैं ना कि एक एक बंदे पे फोकस होता है, यार तुम बता दो, सीखने को मिलता है। ऑडिट में तो गेम अलग है। लास्ट बैच याद आता ऑडिट वाला, बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल हादी कह रहे हैं कि सेल्स जो शेयर्स हैं सब्सिडाइज रेट पे मिले। भाई पहले तो ये आलू छोले नहीं है,
कि तुम मार्केट में कहाँ भाई कितने के दे रहा है, भाई इसकी एक्टिव मार्केट होगी ना, तो आपको एक्टिव मार्केट के बेस पे मिले। चलो आपके लिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि बोल रहे हैं शेयर सस्ते दामों पे मिल गए, तो आप रिकॉर्ड भी सस्ते दामों पे करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट आपकी कम है, ऐसा ही है ना। या तो फेयर वैल्यू पे करेंगे तो उसी दिन मार्क टू मार्केट कर लें, आपको गेन हो जाएगा, या तो वो ओसीआई में जाएगा या पीएनएल में जाएगा। मतलब लॉजिक अपनी सही रखें कि कैपिटलाइजेशन हुई, बाकी ओसीआई या पीएनएल में ले जाना। भाई फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं सब्सिडाइज रेट पे मिला, 50 का शेयर है, मुझे 30 का मिल गया, तो मैंने रिकॉर्ड कितने पे किया होगा? 30 पे। क्लियर है? तो जब मैंने 30 पे रिकॉर्ड किया तो 20 का मुझे इमीडिएटली गेन हो गया, तो मैं इसको किस पे ले जाऊंगा? फेयर वैल्यू पे। और आप बोलेंगे सर फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस पे लगेगी? भाई जितना सब्सिडाइज रेट पे सौदा हो रहा है उस पर ही लगेगी, अनलेस के ब्रोकर कहे कि मैं तो लूंगा फेयर वैल्यू पे, तुझे भले सस्ता मिलाओ। तो अकाउंटिंग अपनी जगह है, क्लैरिटी है? राइट इशू तो सस्ते में आपको मिलता ही है ना, वो तो एक्सरसाइज प्राइस ही कम होती है, उसके ऊपर कुछ ब्रोकेज तो नहीं होती ना, उसके ऊपर ब्रोकेज तो नहीं होती ना, वो तो मार्केट से खरीदते तो होता है ना। राइट, देखो दो चीजें सुनो, राइट इशू के वक्त कंपनी दे रही होती है शेयर्स, तो क्या वो मार्केट से खरीदते हो कंपनी से? तो कंपनी खुद इशू करती है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बियर करती है, तो वो कौन हो गई? इशू है। ये कब सीखेंगे? जब इशूअर सिखाऊंगा। क्लियर है? तो ये बात तो बजा है, बिल्कुल सही है कि राइट इशू में प्राइस क्या होती है? डिस्काउंटेड होती है, पर उसमें ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो कहता है भाई मेरे पास से शेयर जाएंगे, पैसे जमा कराओ, कहानी खत्म, इमीडिएट गेन हो जाएगा। सही है ना? तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई शेयर शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू, पर उसकी कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा, तो आपको दस्ती गेन हो जाएगा। अब चाहे वो पीएनएल में ले जाना या ओसीआई में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मॉडल कौन सा है। क्लियर है? चलें इसको देख लें भाई आगे। हाँ जी, डेट सिक्योरिटीज पे चलें। अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े का तो ये है, तो ज़रा इसको आपने फोकस होकर सुनना है, क्योंकि अगर पेपर में ये जितनी मरतबा आया तो 95% ऑफ द टाइम कौन सी सिक्योरिटी आई है, तो इसमें मैं आगे जाके डेफर्ड टैक्स भी ऐड कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला के पूछेंगे। तो पूरा एक साइकिल है FAR2 का, और बुक में भी वो इसी तरीके से स्प्रेड किया है मैंने कि भाई एक एक करके ऐड होती रहेंगी चीज़ें और दुश्वारी नहीं होगी। सही है? हमने कहा कि भाई आ जाए जी डेट सिक्योरिटीज़ पे। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब है या तो आपने किसी कंपनी के, हाँ भाई, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीद ली है, या आपने कहा भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कहने को तो शेयर्स लिखा हुआ है, बट है ये डेट सिक्योरिटी, क्योंकि पैसे वापस मिलेंगे, उस पर सूद आएगा। क्लियर है? अच्छा, आगे जाने से पहले इसमें आपने कुछ चीजें सीखनी है जो कि बहुत ज्यादा अहम है जी। बॉन्ड भी आ जाएगा, बॉन्ड भी लिखते हैं जानी, ये लो। यानी आप डेट सिक्योरिटीज को कोई भी नाम दे दें, पर यह है कि ऐसा कागजी पन्ना जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जिसको नाम कोई भी दे दो, पर ये पैसे दिए गए होंगे किसी उधार की मद में, जिस पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्लियर है? अच्छा, अभी मैं तुम्हें बताता हूं, पांचवी चीज सुकूक भी लिख दो, सुकूक सर्टिफिकेट। अब मैं पीटीसीएल का ऑडिटर हूं ना, उनको पैसे रेज करने हैं, तो उन्होंने सुकूक सर्टिफिकेट इशू की है। तो आप जब स्टेट बैंक की साइट पे जाएंगे आपको देखेंगे, मुफाब की साइट पे जाएंगे आपको देखेंगे, वो बोले सुकूक सर्टिफिकेट इशू करें, सर्टिफिकेट इशू करें, लोग क्या देंगे? पैसे। तो पीटीसीएल क्या करेगा? उनको इंटरेस्ट देगा। उसको फाइनेंसिंग चाहिए, पर एज अ शेयर होल्डर या एज अ लेंडर? लेंडर। क्लियर है? तो वो बोलते हैं लैंडर्स को, भाई आओ पैसे जमा कराओ, मुझसे इंटरेस्ट ले लेना। उस पर सब लिखा हुआ होता है कि भाई इसमें रेट कायबोर होगा, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? अच्छा, आगे फिर यही पीटीसीएल क्या करेगा? अपनी चीज़ें गिरवी रखवाएगा ताकि इसको सपोर्ट कर पाए, क्योंकि ऐसी बात है अगर पैसे डूब गए तो एसेट बेच के लिए जाएंगे ना, तो जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी सिक्योर्ड हैं। कैसे सिक्योर्ड हैं? बाय वे ऑफ एसेट्स, प्लेज अगेंस्ट दीज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सही है? ये बात समझ आती है? ओके। अब इसमें कुछ आपने जार्गन सीखना है। जार्गन का मतलब ये है
कि एक चीज होती है इसके अंदर, क्या लिखा है, कूपन रेट। अच्छा मैंने बोला भाई ये कूपन रेट क्या होता है, आपने कहा कूपन रेट का मतलब होता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, यानी ये वो रिटर्न है जो कि मुझे इशूअर देगा। मेरी एग्जांपल में इशूअर पीडीसीएल है, ऐसा है, मेरी एग्जांपल में जो इशूअर है वो पीडीसीएल है। पीडीसीएल कह रहा है भाई मेरे पास पैसे जमा करो, ये पैसे ले लो और अपने पैसे आखिर में मुझसे वापस ले लेना। क्लियर है? वापस से हमने ये कहा कि भाई मुझे पीडीसीएल ये कह रहा है मुझे पैसे जमा कराओ, मैं आपको ये रेट दूंगा, इसको हम कहेंगे कूपन रेट। सही है? अब हम आते हैं अगले जार्गन के ऊपर। अच्छा ये जो रिटर्न प्रोवाइडेड है ना बाय इशूअर, ये अप्लाई होगा किस पे, फेस वैल्यू पे। अच्छा आप जरा फर्क समझिएगा फोकस के साथ, फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या फर्क है। एग्जाम्पल, उसने कहा कि भाई मैं 20,000 बॉन्ड इशू कर रहा हूं, चाहिए तुम्हें? हमने बोला चाहिए। मैंने कहा इसकी फेस वैल्यू कितनी है? उसने कहा जो इसकी फेस वैल्यू है वो 100 है, एक 100 रुपए का है। मैंने कहा तो ये लो 100 रुपये। उसने बोला नहीं भाई नहीं, होशियारी नहीं, हमारी कंपनी का नाम है, हमने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, आज तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया। प्लीज फोकस होकर सुनना, ये कहानी से कहानी मिलाऊंगा तो आगे समझ आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हमने कहा, वो कह रहा आज तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया। तो मैंने कहा तो उसका क्या मतलब है? उसने बोला भाई मुझे चाहिए प्रीमियम। हमने कहा कितना प्रीमियम? उसने बोला 2 रुपीज पर बॉन्ड। हमने कहा तो सीधा बोलो ना तुम्हें 102 चाहिए। तो वो बोलेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? यही है 20400000। ये वो अमाउंट है जो मेरी जेब से जाएगी, ये वो अमाउंट है जो मेरी जेब से जाएगी। प्लीज फोकस होकर सुनना यार, इसमें कहानी छुपी हुई है, फोकस होकर सुनना। मैंने कहा कि भाई वो कह रहा है मैं आपको कूपन दूंगा। हमने कहा सही है भाई। मैंने कहा कितना परसेंट? उसने बोला 21%। यहां पे लिख देता हूं 21%। मैंने कहा अच्छा ये 21% तुम उस पर दोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं? उसने बोला नहीं, फेस वैल्यू पे। हमने कहा फेस वैल्यू पे बोल रहा। फिर उसने बोला शेयर्स का कॉन्सेप्ट याद करो, कंपनी के नाम के पैसे देते हो, आपको रिटर्न उस पर मिलता है? नहीं, रिटर्न किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। हमने कहा यार व्हाट इफ मैं तुम्हारे पास पैसे नहीं डालूं? मैंने कहा निकलो, दूसरा खड़ा हुआ है प्रीमियम, तो वो भी देने को तैयार है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो मेरे को फायदा क्या है? मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो मुझे फायदा अभी सिखाता हूं। पर समझने की बात यह है कि एक तो पैसे नहीं डूबेंगे मेरे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो AA रेटेड है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनकी रेटिंग करती हैं कि आज तक इसने डिफॉल्ट नहीं किया, इतने लिक्विड एसेट्स हैं इसके पास, तो रेटिंग उसके हिसाब से आती है। तो वो रेटिंग के बाद ही इशुएंस होती है। प्लीज सुनना फोकस के साथ। हमने कहा भाई तुम मुझसे इतने पैसे लोगे? उसने बोला हाँ। मैंने कहा रिटर्न किस पे दोगे? उसने बोला 2 मिलियन पे। कितने पे? 2 मिलियन। अच्छा, आपने कहा फेस वैल्यू आ रही है 2 मिलियन की, ऐसा ही है ना? ये आ गई। अच्छा ये ऐसा निकाली होगी 20,000 इंटू 100। मैंने कहा जो बाकी 40,000 रुपये, उसने बोला बेटा कलमा पढ़ लो इसका, 40,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? उसने बोला ये मेरे नाम के पैसे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, प्लीज सुनना, आप कहानी से देखो कैसे जार्गन पे लाके तुम्हें लैंड कराता हूँ, सुनना। मैंने कहा मुझे बताओ मेरी कमाई कितनी है? उसने बोला चलो लिखो एक एक करके। हमने कहा चलो भाई लिखवाओ। हमने कहा कि भाई कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है? उसने बोला 3 साल। कितने साल? वेरी गुड। मैंने कहा पहले साल कितने दोगे? उसने बोला तुम्हें अभी बताया बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आता। ये कितना आता है देख के बताओ जल्दी। 2 मिलियन पे 21% कितना आता है? 420। मैंने कहा अच्छा पहले साल इतने दोगे? उसने बोला हाँ। मैंने कहा दूसरे साल इतने दोगे? उसने बोला हाँ। तीसरे साल इतने दोगे? मैंने बोला हाँ। मैंने कहा भाईजान फिर ये 40,000 कहाँ गया? बोल रहा है मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूँ कि भूल जाओ, नहीं है। मैंने कहा अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो ये 40,000 रुपये मेरा खर्च हो गया, अब मुझे वापस नहीं मिलेगा। मैंने कहा अच्छा अगर मुझे अपनी असल कमाई देखनी है तो इसको माइनस करूं, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पेड
एट इन्वेस्टमेंट टाइम, ऐसा ही है। जो मैंने प्रीमियम पे किया वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। आज आपसे मैं पूछूं कि आपने कुछ नहीं कमाया इससे, कमाया नहीं कमाया? कितना अमाउंट बताया आपने? 12-20। इसको पता है मैं एक नाम देता हूं, फोकस होकर सुनना। इसको मैं एक नाम देता हूं जिसका नाम है एक्चुअल रिटर्न। क्या नाम है इसका? तो भाईजान फायदा तो अभी भी है आपका, पर आपने इस पूरे पैसे को कमाने के लिए 40,000 रुपये मजीद खर्च किए, तो वो 2 मिलियन कहाँ गए? वो तो प्रिंसिपल है, वो तो वापस आ जाएंगे, वो तो वापस आ जाएंगे ना। क्या चीज गई और वापस नहीं आएगी? प्रीमियम। अच्छा अभी सवाल आया, सर जब हमें इंटरेस्ट ही 2 मिलियन पर मिल रहा है तो 40,000 क्यों माइनस किया? तो भाई बताओ अहमद रजा को, ये क्यों माइनस किया? प्रीमियम है ना, ये हमारी जेब से खर्च हो गया जो कि मुझे वापस नहीं मिलेगा। ये एक असेसमेंट का तरीका है कि आप नेट कितना कमाएंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं फोकस के साथ, जल्दी मुझे बताओ, फिर मैं आपकी बात का सवाल सुनता हूं, मैं जवाब देता हूं। मुझे बताओ इस पूरे सिनेरियो में आपको उसने कितना रिटर्न ऑफर किया? 21%, सही है। मैंने कहा किस पे दोगे? उसने बोला फेस वैल्यू पे। मैंने कहा फेस वैल्यू पे क्यों नहीं? उसने बोला बाकी तो मेरा प्रीमियम है, वो भूल जाओ। मैंने कहा चलो हिसाब किताब लगा दें, क्या हमने कुछ कमाया, आओ देखते हैं। मैंने कहा जब कमाई की बात आई तो मैंने कहा 4-20 कमाऊंगा, 4-20 कमाऊंगा, 4-20 कमाऊंगा। ये सूद कौन देगा मुझे? इशूअर। पर इशूअर ने मुझसे एक एडिशनल पैसे भी लिए, कितने? तो मेरी नेट कमाई कितनी है? अच्छा कोई आपसे पूछे, साथ साथ मेरे बोलना है, कोई आपसे पूछे आपकी एक्चुअल कमाई क्या 4-20 इंटू 3 है? 4-20 इंटू 3 कितना आता है? 1260 आता है। क्या आपकी कमाई 1260,000 है? कम है ड्यू टू प्रीमियम, यानी अब अंग्रेजी, योर एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन द प्रोवाइडेड रिटर्न। नहीं ये बात समझ, योर एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन दी प्रोवाइडेड रिटर्न। अब इसको थोड़ा सा और जार्गन में तब्दील करते हैं। योर एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन दी प्रोवाइडेड रिटर्न, यानी इसको हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनली मैंने कितने का कमाया, यानी आज के बाद मैं तुमसे पूछूं प्लीज, हाँ अब देखो इतनी मैं बता रहा हूं ना, आज मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ताकि तुम्हें रट्टा नहीं लगे किसी चीज का। सुनो, क्या मैं तुम्हें कह सकता हूं कि मेरा कूपन प्रोवाइडेड कितना है? 21%। अच्छा अब मैं वापस से एक बात कह रहा हूं, मेरा जुमला सुनना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे 12,60,000 रुपये मिलते, कितने? तो मेरा रिटर्न 21% होता, मानते हो? अगर 12,60,000 रुपये मिलते तो मेरा रिटर्न, पर मैं बाखुदा कह रहा हूं कि मुझे 12,60,000 से कम मिल रहे हैं, तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है क्या 21% या उससे कम है? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका असल रिटर्न कितना है, दैट विल बी डिनोमिनेटेड बाय IRR। बात क्लियर है? यानी क्या आज के बाद मैं तुमसे पूछूं प्रोवाइडेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न कम हो सकता है? यस, ड्यू टू प्रीमियम। वो तो खर्च हो गया यार, वो नहीं मिलेंगे पैसे। तो आप अपने बॉस को बताओगे कि भाई हमारा एक्चुअल रिटर्न कितना है, 21% या बिलो 21%, और उस बिलो 21% के रेट जो भी होगा वो क्या होगा? IRR, जिसको हम एक्चुअल रिटर्न कहते हैं। अब पूछें, आप कुछ पूछ रहे थे? डिस्काउंटिंग किसकी? हाँ ये वाली, इसकी डिस्काउंटिंग। हाँ नहीं, वो IRR दूंगा ना अभी मैं आपको, वो डिस्काउंटेड रेट होगा। वो बुक ही ऐसे करेगा कि सब डिस्काउंट के साथ है। चलो आपको मैं एक मैथ्स की लॉजिक देता हूं। आज आप एक काम करें, समझिएगा, सिर्फ ये समझाने के लिए है। आप जो कह रहे हैं ना कैश फ्लो, वो इंटरेस्ट कोई तो ऑफसेट करता है। आप एक काम करें ना, सिंपल, 4-20 और 4-20 रखें, सही है। और आप एक काम करें, यहां से आप 2 मिलियन माइनस करें, इधर से, बल्कि ये 0 से,
सही है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सही है। और 3 में आपको ये वापस 2 मिलियन भी मिल जाएंगे, इस बात को मानते हो? ये हो जाएगा, ये आ गया 2 मिलियन नेगेटिव, आज पैसे गए और ये पैसे आते रहेंगे। इन सबको अगर आप 21% पे डिस्काउंट करेंगे ना, आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि नो इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नो इंपैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा है। इस 0 वाले को भी हटा दो, चलो आपका आंसर एग्जैक्ट 2 मिलियन आएगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ही 2 मिलियन, क्योंकि जो वो पैसे दे रहा है वो है ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो उसको डिस्काउंट करोगे, विश्वास करो मेरी बात का, आंसर 2 मिलियन आएगा। करके देख लो। नहीं नहीं, IRR तो कम है ना, वो मैं बताता हूं क्या है। यहां पे प्रेजेंट वैल्यू देख लो कितनी आती है, ये सिर्फ इनका क्वेश्चन है, इससे रेलेवेंट नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू 2 मिलियन आएगी। 420 को डिस्काउंट करो, 420 को डिस्काउंट करो और 2 मिलियन 4,20,000 को डिस्काउंट करो, 2 मिलियन आ जाएगी पूरी प्रेजेंट वैल्यू। करके देख लो, आ गई। तो आपका जो सवाल था ना कि सबने डिस्काउंट क्यों नहीं किया, वो एक्चुअल वैल्यू पे, यानी जिस टाइम पे जो कैश फ्लो होना चाहिए वो उस वैल्यू पे, तो उसको डिस्काउंट करने की कोई नीड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आगे मिलेगा, मैं कह रहा हूं इन सबको डिस्काउंट कर लो तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 मिलियन। और मेरा कैश फ्लो है कितने पे भी, 2 मिलियन पे। पता है डिस्काउंटिंग में फर्क कब आएगा, सुनना, डिस्काउंटिंग में फर्क तब आता है जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये सूद मिलना चाहिए पर मिल कम रहा है, उस पर डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे आपने गवर्नमेंट ग्रांट किया था बचपन में, उस पर आपको कहता था ना इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आती थी, कम आती थी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना चाहिए था कोई 21% पे, आप दे देते 15% पे, जो डिफरेंशियल है वो लायबिलिटी कम हो जाती है। इसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्लियर है। तो उसको डिस्काउंट नहीं करेंगे। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू क्या है, यहां पे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी है, 2 मिलियन, यानी ये तो वो कैश फ्लो है जो आज आप पैसे फंसा रहे हैं उसकी कंपनसेशन, ये वो पैसे हैं जो आज आप पैसे फंसा रहे हैं उसकी, तो आज जो आप पैसे फंसा रहे हैं जो आपको वापस मिलेंगे, उन सब की 2 मिलियन ही वैल्यू अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिला दूं, यानी आपको ये 2 मिलियन जो फंसे हैं आपको कब मिलेंगे, जल्दी बताएं, 3 साल बाद। तो आज मैं आपसे पूछूं आपके फंसे हुए पैसे की आज कितनी वैल्यू, आप बोलेंगे 2 मिलियन, आगे भी 2 मिलियन, आज भी 2 मिलियन, यस, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप रिकवर कर रहे हैं ना, किससे, इशूअर से। बात क्लियर है। तो आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि कौन कंपनसेट कर रहा है, इशूअर, किस मद में, इंटरेस्ट की मद में। क्लियर है। तो आपका वो सवाल मैंने केटर कर दिया कि आप प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है आपको। क्लियर है। चलें जी, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, आप जल्दी से मुझे एक बात बताएं, आप लोग खुदा के वास्ते मुझे समझाएं ये बात कि इस पूरी एग्जाम्पल में जो मैंने आपको अभी दी है, इस पूरी एग्जाम्पल में रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना है, 21%। पर क्या आपका एक्चुअल रिटर्न, आपकी एक्चुअल कमाई 21% है या उससे कम है? अच्छा, मेरी बात समझिएगा, 21% आपकी कमाई तब होगी जब आप रिसीव करें 12,60,000, आप रिसीव कर रहे हैं 12,20,000, 40,000 उससे, तो आपने कुछ रिटर्न फोरगो किया है। जो रिटर्न फोरगो किया और जो नेट बच रहा है उसको हम कहते हैं IRR। क्या कहते हैं? IRR, जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्की बात है? जल्दी बताएं, ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी से बताएं प्लीज, सारे बच्चे। IRR की कहानी क्लियर होनी चाहिए। चलें, वेरी गुड, आगे चलते हैं। लेके अब ये देखिएगा इधर गेम। हमने कहा कंपनी ने परचेज किए कितने डिबेंचर, 5,000 डिबेंचर। अभी इस चीज से मुझे पूरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना है और ये बड़ा अहम है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए समझने के लिए। ऑन जनवरी 1, 2018 कितने का एक, जो कि क्या है, जारन समझ आता है? ओके, आगे। कैरिंग अ रिटर्न ऑफ, ये क्या है भाईजान, पक्का? आगे कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी इज, अच्छा अब जरा बात समझिएगा, हमने कहा इसमें प्रीमियम तो नहीं है पर फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है, 5,000 इंटू 100, 5 लाख आता है।
5 लाख है ना, 2 जीरो बढ़ा दो बस उसमें, सही है। मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या तुम लोगों ने सिर्फ ये पे किया या ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है? अच्छा, हमने कहा आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की एंड दैट इज 50,000। ये कितना हो गया? अच्छा यार, खुदा के वास्ते यहाँ पे फोकस करना ताकि तुम लोग लॉजिकली कनेक्ट रहो। मुझे बताओ, ये जो 50,000 तुमने पे किए ब्रोकर को किए होंगे, क्या ये पैसे खुदा के वास्ते सुनना वापस आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो क्या ये तुम्हारा एक्सपेंस होना चाहिए? यस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये तुम्हारा एक्सपेंस होना चाहिए? यस होना चाहिए। बट यहां पे तुम्हें IFRS 9 रोक के एक बात कहता है, तुम्हारा एक्सपेंस होना चाहिए, पर आज तुम इसको कैपिटलाइज करोगे और ओवर द पीरियड इसको अमोर्टाइज करोगे, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट की इनकम का फायदा कितने साल है? तो ये भी स्प्रेड होगा 3 सालों में। पर मैंने कहा कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इसने बोला नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। मैंने कहा ये वाली बात नहीं समझ आई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। उसने कहा मैंने तुम्हारे IRR के अंदर इस एक्सपेंस को चिपका दिया, जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी शामिल है। मैंने कहा यानी बात क्लियर करें। उसने बोला पहले तो एक काम करो, अभी कैपिटलाइज कर लो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? कैपिटलाइज कर लिया हमने। अच्छा, इस केस में पहले तो ये बताओ, आगे तो बाद में जाऊंगा, इस केस में तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न ज्यादा होगा और IRR कम होगा? नहीं, कुपोन से बात करते हैं। तुम्हारा कुपोन ज्यादा होगा, IRR कम होगा? IRR कम होगा, किस वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। और मेरी पहली एग्जांपल में किस वजह से कम था? प्रीमियम की वजह से। अच्छा, यानी आपका जो एक्चुअल रिटर्न है इज लोअर देन द प्रोवाइडेड रिटर्न जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपको IFRS 9 ये कहता है कि मैं आपको IRR निकलवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे निकलता है, वो मैं एक बार करके दिखा दूंगा यहां से, सही है। पर IRR जो रेट है उसके अंदर वो तमाम एक्सपेंसेस बिल्ट इन होते हैं जो कि आपको बुक करने ओवर द पीरियड। वो खुद बुक हो जाएगा, अभी करके दिखाता हूं कैसे होगा। पर अगेन आपके दिमाग में ये लॉजिक होनी चाहिए कि आपका जो रिटर्न है जो किससे आएगा? इशूअर से। कंपैरेटिवली एक्चुअल रिटर्न उससे ड्यू टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलें, ये भी बात समझ आती है। यहां पे देखें लिखा हुआ क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना है? या ये समझ नहीं आ रहा वो 15% ये 10% क्यों फर्क है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। आए देखते हैं फोकस के साथ। मैंने कहा था सबसे पहले तो एक प्यारी सी एंट्री बना दें, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर है, डेबिट और कैश कितने से भाई? 550 से। ये आपने कैपिटलाइज कर दिया पहले दिन पे। मुझे बताओ क्या इस 550 के अंदर 50,000 पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो कि ओवर द पीरियड अमोर्टाइज होनी है, मतलब एक्सपेंस होनी है। ओवर द पीरियड क्या होनी है? एक्सपेंस होनी है। अब जरा बात समझिएगा, हम यहां पे बनाते हैं शेड्यूल, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। मैंने कहा आपकी ओपनिंग वैल्यू ईयर 1 के ऊपर 550 है। अच्छा, कोई आपसे पूछे आपकी असल कमाई कितनी है, 15% या 10 पॉइंट समथिंग? अच्छा, मैंने कहा 10.9140%। इस पे लगाओ, 54,6,0027। अच्छा, आपने कहा मैंने जितने पैसे फंसाए हुए हैं उसके ऊपर मेरा रिटर्न ये है। कौन सा रिटर्न? प्रोवाइडेड या एक्चुअल? वो रहा। अभी मैं प्रूफ करता हूं ना आपको ये एक्चुअल कैसे। पर कहानी सुना चुका हूं, प्रूफ करना है बस अभी वापस से। फंसाए हुए पैसे कितने? 550। एक्चुअल रिटर्न कितना है? सही है, परसेंटेज में है 10.9140। मैंने उससे इनकम बुक कर ली। अच्छा, आप पहुंच गए सामने वाले के पास। सामने वाला कौन है? इशूअर। पैसे दे। वो आपको जो पैसे देगा वो पहले तो 15% देगा और 5 लाख पे देगा। इस बात पे एग्री करते हैं? तो 15% इंटू 5 लाख कितना आता है? 75,000। अच्छा,
आगे जाने से पहले जरा एक काम करते हैं। मैंने कहा मैं अपने पास कैश ले आया ईयर 1 में, या ये बड़ी अहम चीज़ है, हाँ, मैं ईयर 1 में कैश लेके आ गया 75,000 रुपये। क्या उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया? और उसने यही कहा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की मस्ती आपकी थी, आपने उसको कैपिटलाइज किया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा मैं यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, एक्सपेंस कह रहा हूं, इनकम बुक कर रहा हूं 60027 की। यार एक चीज नहीं समझ आ रही, इन्वेस्टमेंट के जो पैसे आ रहे हैं वो 75 आ रहे हैं, इनकम मैंने कम बुक की है। तुम में से कोई लॉजिक बता दे, मजा आ जाएगा। इसके अंदर एक्सपेंस नेट हो रहा है, इसके अंदर देखो, अब ये IFRS 9 का मॉडल ही यही है, वो कहता ये है इनकम उतनी बुक करो जितनी बुक करनी चाहिए नेट ऑफ एक्सपेंस। तो मैंने कहा नेट ऑफ एक्सपेंस कैसे बोल रहा है? वो जो 15 से लेके 10 अशारिया समथिंग का डिफरेंस है वही तो एक्सपेंस है जो कि पहले साल में बुक हो रहा है। यानी मैं तुम्हें अगर बात कहूं कैश और इसका डिफरेंस कितना है, पहले बताओ। 14973। ये जो 14973 है ना, ये है अमोर्टाइजेशन ऑफ किसकी भाईजान? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। अच्छा, क्या आप इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर रहे हैं या IRR के जरिए? क्योंकि IRR इस तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग के जरिए निकाला जाता है, उसके अंदर एक्सपेंस खुद फिक्स हो जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ। जैसे डिस्काउंटिंग का कह रही थी ना, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। ये PP तो नहीं है कि एक साथ स्ट्रेट लाइन पे करते रहोगे या रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ये IRR के जरिए ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आउट होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल की अमोर्टाइजेशन कितनी है, आप बोलेंगे 14973, तो इसका एक्सपेंस कहां बुक हुआ? इनकम में नेट हो गया। यानी आप इनकम ही नेट बुक करेंगे, नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये कौन सा साल है? पहला। अच्छा, अब आपकी इन्वेस्टमेंट जो कम हो रही है ना, इसकी भी लॉजिक दे रहा हूं। वो जो 50,000 रुपये आपने कैपिटलाइज किए थे ना, उसमें से 14,900 समथिंग क्या हो रहे हैं? एक्सपेंस आउट। तो आप मुझे एक बात बताएं, 550 में से अगर ये माइनस करें 14,900 समथिंग, या इसमें इंटरेस्ट प्लस करें, कैश माइनस करें, तब भी आंसर वही आएगा। कितना आता है? क्लोजिंग बताएं जल्दी से। 5327। ओके, अब मैं आपसे पूछूं ईयर 2 पे कितने पैसे फंसे हुए हैं? 27। अच्छा, इस पे जब इनकम बुक करूंगा मेरे बच्चों, फिर कितनी करूंगा? वही 10% पे। कितना? 10% 0.9140, 58,392। अच्छा, सामने वाला पैसे कितने देगा? 75,000 रुपये। अच्छा आओ जी, ईयर 2 की एंट्री, ईयर 2 की एंट्री, ईयर 2 पे जल्दी बताओ कैश कितना आएगा? इंटरेस्ट इनकम आपने कहा सर 58,392। अच्छा, ये दोनों का फर्क क्या है? 607। यार जल्दी से मुझे बता दो, ये 16607 क्या क्रेडिट हो रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपने क्या की थी? कैपिटलाइज की थी, पर उसका एक्सपेंस कहां गया? नेट हो गया, क्योंकि आपने इनकम ही नेट बुक कर रहे हो, क्योंकि उतनी बुक करो जितनी आपको करनी चाहिए। एक्चुअल रिटर्न वही तो सिखाया। वो फाइनेंशियल मॉडलिंग से आपको 2-3 क्या 1000 केसेस के निकाल के दे दूंगा। आपको सिखाऊंगा भाई ये होता है, IRR का फॉर्मूला लगाओ, ढक करके आंसर आ जाएगा, वो निकाल लेंगे। पर एग्जामिनर इज नॉट रिक्वायरिंग यू टू कैलकुलेट द IRR। आपको मतलब पता होना चाहिए IRR का मतलब क्या है, एक्चुअल रिटर्न। अच्छा, अब मुझे बताओ आपके पास क्लोजिंग फिगर कितनी आ रही है इन्वेस्टमेंट की? ओपनिंग प्लस दिस माइनस दिस कितनी आती है? 518,419। आपने कहा अब ईयर 3 पे आ गया, 518,419 लगाएं इस पे, 56,580। अच्छा, आपको फिर कितने मिलेंगे?
ये 1 रुपये का कोई फर्क आ रहा होगा तुम्हारा, ऐसा ही है। 5 लाख रुपए आ गया, चेक कर लो, आना चाहिए, आ गया, चेक कर लो जी, आ गया। इसमें ये प्लस करो ये माइनस करो, 5 लाख बनना चाहिए, या 4,99,900 समथिंग, यही है। 1 रुपये का फर्क है, वो हमने कोई राउंडिंग ऑफ का फर्क आया है। आगे मुझे एक बात बताओ, वो जो 50,000 पे ऊपर चिपकाए थे, वो यहाँ पे आते 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 थे क्या हो गए, किसके जरिए, IRR के जरिए। बात समझ आई? अच्छा चलें, अब पहले मैं आखिरी एंट्री रिकॉर्ड कर लूँ, फिर एक हम प्रूफ भी करते हैं यहाँ पे कुछ। कैश डेबिट हो गया, कितने से भाई, 75,000 रुपये से। इंटरेस्ट इनकम आपकी आ गई 56,580 की, 56,580 की। और इन्वेस्टमेंट आप कितने से कम करेंगे, 18,420 की। एक मिनट भाई, 18,420 आपने ये अमोर्टाइज कर लिया। चलिए आप कैलकुलेटर निकालें जरा, हम एक चीज प्रूफ करते हैं यहाँ पे। आपको पहले दिन पे पता था आप कितने कमाएंगे, जरा मैं आपको सिखाता हूँ। आप एक काम करें, 5 लाख रुपए पे, 5 लाख रुपए पे आप लगाएं 15% और इंटू 3 करें, 2,25। ये आपकी कमाई थी, बट आपको पता था इसको कमाने के लिए आपने ये भी इंकर किया है। प्लीज यार, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बताओ क्या ये पूरी इनकम 1,75 है? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चाहे ये 2,25 हो, चाहे ये 50 हो, वन टाइम इनकम एक्सपेंस बुक होना चाहिए ओवर द पीरियड। यानी ये वन टाइम इनकम नहीं, इसका फायदा कितने साल है, 3 साल। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, इन तीनों को सम करो। ये तीनों सालों में इनकम बुक की है ना, मैच है। मैं यही तो बता रहा था, दिस इज योर एक्चुअल इनकम, जो आपने हर साल बुक कर करके इसको यहां तक पहुंचाना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपकी एक्चुअल इनकम भी बुक हो रही है और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस भी बुक हो रहा है। दोनों खुद ब खुद IRR के जरिए बुक हो जाएंगे। यानी आपका एक्चुअल रिटर्न आपको कंप्यूटर निकाल के इस तरीके से देता है कि आप वो अगर बुक करेंगे तो आपकी सालाना इनकम भी बुक हो जाएगी और सालाना एक्सपेंस भी बुक हो जाएगा अलॉन्ग विद द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या ये 75 वाली बात क्लियर हो गई? क्योंकि आपको डे 1 पे पता था यार कि आपने इतने कमाने हैं, बट क्या ये वन टाइम इनकम है या 3 सालों की? तो भाई फिर उसका एक्सपेंस भी 3 सालों पे स्प्रेड करो। और वो किसके जरिए स्प्रेड होगा? IRR के जरिए। तो पहले बताओ, IRR और रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर में फर्क समझ आता है? बात क्लियर है? अच्छा अब एक जार्गन और फिर मैं क्लास को क्लोज करूंगा। सुनना, जार्गन क्या है? जार्गन ये है कि हमने जो अभी बातों बातों में सीखा ना, वो मॉडल है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का। यहां पे लिख रहा हूं, मॉडल कौन सा है? अब इसको यूं आसानी से समझ आ जाएगा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ED भी लगा हुआ है आखिर में। अच्छा, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने पहले कॉस्ट पे कैपिटलाइज किया, उसमें से कुछ अमोर्टाइज किया, जो बच गया अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। यानी अमोर्टाइज होने के बाद आप मुझे बताएंगे, फोकस के साथ इधर देखो, मुझे बताते हो मेरी कॉस्ट कितनी थी इसमें? 550। वेरी गुड। कॉस्ट कितनी थी? उसमें से अमोर्टाइज कितना हुआ? 14,973। 14 बच कितना गया? दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज कॉस्ट। अब बुक खोलोगे ना तो लिखा हुआ वहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। तो मैं इतनी लंबी करता डेफिनेशन रीड कराता, मैंने प्रैक्टिकल करा दिया। क्लियर है? अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि पहले कॉस्ट निकालो, उसमें जो भी इंक्रीमेंटल चीजें क्या करो, कैपिटलाइज करो, और फिर उसको ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करो। जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? यानी कोई आपसे पूछे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे कैरी कर रहे हैं, फेयर वैल्यू पे या अमोर्टाइज कॉस्ट पे? तो मैं आपसे पूछूं, पहले साल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी आखिर में? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, एंड दैट इज 5350। दूसरे साल, तीसरे साल 5 लाख और पैसे वापस आ जाएंगे। क्लियर है? पक्की बात है। कॉम्प्लेक्स लगा या आसान हो गया? आसान हो गया, मतलब तुम्हें लॉजिक्स पता होनी चाहिए जी। हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी, या तो आप ये कर सकते हो कि इसका अलग से शेड्यूल बनाओ और रेट ऑफ डिफरेंस पे वो बुक करते रहो, आखिर में क्या हो जाएगा? वो 0।
देखो सुने, मैं बताता हूं, आपने क्या किया, आपको पता है ना 50,000 रुपये आपका इंक्रीमेंटल है, तो आप एक काम करें, वो इनकम अलग बुक करें और इसी के ऊपर डिफरेंशियल रेट लगा दें, तो वो जो डिफरेंशियल रेट है आंसर यही आ जाएगा 14973। भाई देखो इनका कहने का मकसद क्या है, प्लीज सुनना जानिए, इनका कहने का मकसद ये है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहने का मकसद ये कह रहे हैं कि सर मुझे एक बात बताएं कि ये तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आसान है भाई, 15% का और 10.91 समथिंग जो भी आंसर 9140 उसका डिफरेंस ही तो अमोर्टाइजेशन है ना, वो डिफरेंस रेट उठाओ इसी अमाउंट पे चिपका दो ऊपर, नहीं 550 पे, देखो वो जो अमाउंट का फर्क है वो यही तो है ना कि 15% तुम नहीं लगा पाए, जब तुम उस पर लगाओगे कभी ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल रिटर्न लगाने के बाद भी अमाउंट आफ्टर 3 years मोर देन 5 लाख आए, हाँ वो प्रीमियम है, तुमने इस पे लगा दिया 550 पे, वो डिफरेंशियल अमाउंट। अब इसमें तुम्हारा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने जो वो 75,000 लगाया ना वो किस पे लगाया है, फेस वैल्यू पे, ये फर्क है। तो ऐसे तुम्हें दो कैलकुलेशन बनानी पड़ेंगी, उस पर अलग रेट उस पर अलग रेट, दोनों का डिफरेंस, तब जाके ये आएगा आंसर। पर मैं कह रहा हूँ एग्जाम में हमें हैसल नहीं पालना ना, हम सिंपल डिफरेंशियल ले लेते हैं कि जो अमाउंट है वो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों में फर्क है ना। अगर मैं कह रहा हूँ एक ही परसेंटेज या डिफरेंस परसेंटेजेस एक ही कैरिंग अमाउंट पर लग रही होती तो डिफरेंस आंसर आ जाता, तो वहां पे तुमने 5 लाख पे 15% लगाया है, यहाँ पे 550 पे 10 अशारिया समथिंग लगाया है, क्लियर है। तो ये जो 10 अशारिया समथिंग है ये 550 के फंसे हुए पैसे पे, और वो 5 लाख पे 15% लग रहा है, तो दोनों का ये फर्क है, वो अमोर्टाइजेशन है, क्लियर है, ओके। अच्छा भाई खिजरा कह रही है कि सर क्या कभी ऐसा हो सकता है आखिर में पैसे ज्यादा बचे, वो आगे आएगा जब आखिर में मुझे प्रीमियम मिलेगा, पर अभी उसका मैं डिस्कस नहीं करता, पहले बताओ अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्लियर है। अच्छा कोई आपको बोले कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या, आप बोलेंगे इनिशियली जो भी मेरे पैसे लगे मैंने क्या किए, कैपिटलाइज किए, और उसको ओवर द पीरियड क्या कर दिया, अमोर्टाइज, किसके जरिए, IRR के जरिए। और जल्दी से बताओ तुम्हें कूपन किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे, और तुम्हारा IRR किस पे लगेगा, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट पे जो तुम्हारे पैसे फंसे हुए हैं, क्लियर है, क्योंकि तुम एक्चुअल रिटर्न देखना चाह रहे हो, सही है। तो डेट सिक्योरिटीज का पहला एलिमेंट हमने देखा है, सिर्फ समझने के लिए, इसका क्विज तुम्हारे पास आ जाएगा, सही जी, मिलते हैं, चलो कल, अल्लाह हाफिज़। 550 नहीं आएंगे, अब 550 के अलावा ये आ जाएंगे 5350, हाँ खरीदेंगे तो ये आएंगे, उसके बाद ईयर एंड होगा वो आएंगे, कम होते 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 तो 5 पैसे। जैसे भाई सुनो जल्दी से, तुम लोग मुझे बताओ, जैसे पीपी खरीदते हो तुम लोग, जल्दी से, जब आप पीपी खरीदते हो तो पीपी कॉस्ट पे आता है, फिर वो क्या होता है, डेप्रिशिएट, तो फिर एक अमाउंट बच जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरिंग अमाउंट, पर वहां पे उसको कैरिंग अमाउंट कहते हैं, यहाँ पे उसको अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो क्या आता है, ये IRR से अमोर्टाइज हो क्या आता है, दोनों में ये फर्क है। देखो आपसे कोई पूछा आपने खरीदा कितने का था, आप बोलोगे उसमें से क्या चीज कम हुई है, ट्रांजैक्शन, कितनी एक्सपेंस आउट हुई है, 14973, कितना बच गया 535027, तो तुम्हारे पहले साल के आखिर में ये बची हुई है। अगर तुम ये देखो 550 से 5 लाख तक का सफर 50,000 ही तो है, जो कि हर साल क्या हुआ है, अमोर्टाइज। तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, 14973 प्लस करो कैलकुलेटर पे जल्दी से, 14973 हो गया, 16607 करो, और ये 18420, यही तो है जो हर साल तुम क्या कर रहे हो, अमोर्टाइज कर रहे हो। फिर तुमसे सवाल आखिरी क्लोज करने से पहले पूछ रहा हूं, आखिरी सवाल ये कि इसका एक्सपेंस कहां गया, नेट हो गया, क्योंकि वो कह रहा है इनकम ही नेट बुक करो ना, तभी तो वो तुम्हें एक्चुअल इनकम बता रहा है, क्लियर है। क्योंकि तुमने कैपिटलाइज किया ना, नहीं बढ़ेगी क्यों इन्वेस्टमेंट भाई, ये क्यों, एक बार सुनो भाई, ये क्या शेयर्स है जो तुम्हारी फेयर वैल्यू ऊपर जाएगी, ये डेट सिक्योरिटी है ना। तुमने आज पैसे उसको दिए कितने हैं, 5 लाख, 50,000 रुपए तुमने ब्रोकर को दिए हैं, 5 लाख रुपए किसको दिए, इशूअर को, वो कह रहा है मैं तुझे इस पे रिटर्न दूंगा। अब ये 50,000 रुपए जो तुमने इसमें चिपकाए हैं ना, ये कैपिटलाइज किए हैं,
अब इसको क्या होना है, अमोर्टाइज एक्सपेंस आउट होना है, पर क्या स्ट्रेट लाइन पे करोगे या आईआरआर के जरिए? आईआरआर इंक्लूड्स योर इनकम पोर्शन एज वेल एंड एक्सपेंस पोर्शन एज वेल। क्लियर है? तो मैं आपको एक दो क्लासों बाद जब हम थोड़ा आगे चलेंगे ना तो मैं आईआरआर निकालना भी सिखा दूंगा, पर अगेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। सही है, मिलते हैं। क्या कह रहे हो? गिवन, हमेशा गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। सही है, आपको मतलब समझ आना चाहिए। इवन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, सामने वाला आपको आईआरआर निकाल के देता है, बोलता है ये तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न है, इस पे इनकम बुक करना, तो वो सिस्टम से निकाल के देता है, उसको पता है कि ये पूरे सालाना ये है, तुम इतनी कॉस्ट दे रहे हो, सारी चीजें करके देता है। अब तुम खुद भी निकाल सकते हो सिस्टम पे, तो हम निकाल के देख लेंगे एक बार। सही है, वो मैं एक्सेल को बोलता हूँ ये कैश फ्लोज हैं, इतने पैसे डाल रहा हूँ, इतने पैसे एक्सपेंस हो गए, इतने 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 पैसे मुझे इस साल में मिलेंगे, मुझे बताओ मेरा आईआरआर कितना है। तो वो आपको सिस्टम बता देता है कि हर साल इतनी इनकम बुक करो तो सब एक्सपेंस आउट हो जाएगा, along with the time value of considering current inflation XYZ वगैरह। सही है, तो वो सब इसमें डाल देता है। क्लियर? चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।